क्या ये अच्छा, मुझे बताइए आप सबका विजन क्या है? कितनों के विजन बोर्ड रेडी है? आप प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट मत करिए, इसीलिए मैं किस किस लोगों का विजन बोर्ड इज रेडी? विथ ऑल। चलिए सर, आपका विजन बताइए। व्हाट इज योर विजन? और किसी का? मैडम आपका? किसने हाथ ऊपर किए थे अभी? मैडम मेरा विजन है कि मैं हमेशा से अपनी हेल्थ को अच्छे से करके आगे जितने भी मेरे सराउंडिंग में लोग मिले मुझसे उनकी हेल्प करूं। सर आपका विजन? मैम 1000 CR नेटवर्क विद इन 5 ईयर। तथास्तु टू यू। तो विजन हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या है वो? सबसे पहला विजन बोर्ड में क्या आता है? हेल्थ। उसके बाद सेकंड विजन में क्या आता है? रिलेशन। थर्ड है हेल्थ हो गया, रिलेशन हो गया, थर्ड इज कैरियर एंड फोर्थ वन इज मनी। तो हमारा जो विजन बोर्ड है ये 4 में बनना चाहिए। सो आप लोग प्रॉमिस करो अपने आप को कि आज जाके सबसे पहले आप लोग अपने विजन बोर्ड पे फोकस करोगे और प्रगति ग्रुप में डालेंगे, तब जाके आप खुद के विजन के साथ साथ फिर आप अपनी कंपनी की एक विजन बनाएंगे। सर पीपीटी स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। आज की जो मेरी टॉपिक है उससे पहले आप मुझे पूछिए, बताइए कितने लोग आप में से जो बिजनेस छोड़ के घूमने चले जाएंगे कुछ दिन तो आपकी कंपनी चल जाएगी? सर आप कितने दिन अगर आपके बिजनेस में नहीं रहेंगे कंपनी चल जाएगी? ओके सर आपका? ओके कंपनी भी चलेगी नहीं चलेगी। और किस किस की कंपनी में टीम है? 7 डेज मैक्सिमम चल जाएगी। चल जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और किस किस की टीम है सर आपका? ओके तो ऑटोमेट कर रखे हैं पूरा। वेरी गुड। और किस किस का? चलो, तो मेरा आज की टॉपिक है हाउ टू बिल्ड ए टीम दैट वर्क्स विदाउट यू। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी ये सब स्लाइड पे। तो अबाउट मी, आई एम द IIMT गाजियाबाद पास आउट। एक्चुअली मैं 18 साल की हूँ, लोग मुझे गलत सोच लेते हैं। आई एम जस्ट 18। और जिसके पास 25-26 साल की एक्सपीरियंस है HR में, और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 1999 में। देन आई ज्वाइंड IIMT गाजियाबाद और वहाँ 2001 पास आउट हूँ। फिर 10 साल मैंने HR की लाइन में बहुत सारी जगह जगह की काम की। फिर येस बॉस करना आया नहीं, तो फिर आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट समथिंग एल्स, और ग्रोथ चाहिए था। सो मेरी 2 बुक है। वन बुक इज HR फॉर पीपल। HR इज हायर टू रिटायर for me, but for people it is human resource department of the organization, but for me it is hire to retire of a person. Okay, ये चलाना नहीं आता है, सॉरी। तो and another book of mine is HR Spectrum, that is purely for the young generation, those who are coming into HR but don't know anything about HR, only they have a MBA degree. So my second book is about to publish. ये मैंने आपको बता दिया। 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन HR, 15 साल से कंसल्टेंसी कर रही हूँ। मोर देन 1000 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। नाउ एडवाइजरी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सो मेनी कंपनीज। लिंक HR स्टार्ट हुआ था 2010 में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देते टाइम। उसने मुझे पूछा था कितना प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, कितना कट चाहिए, और ये आई वॉज जस्ट 24 बाय दैट टाइम। तो मैंने कहा कि कट क्या होता है, तो फिर मैंने उनको बोला कि सर हराम की कमाई ना हजम नहीं होता है, आपको रखना है तो रखो और नहीं तो नहीं। सो दैट पर्सन गेव मी, मैंने बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई एम HR कंसल्टेंट टुडे, एंड दैट फेलो गेव मी मोर देन 700-800 क्लाइंट्स इन दिल्ली NCR फॉर द फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन। सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन मैंने
ऑफ हिम। और कंपनी 2010 में दिल्ली में स्टार्ट किया था और 2017 में उड़ीसा में ब्रांच स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ माय मदर। फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी R2B के लिए मैडम को अवार्ड मिल रहा था। मैं जब व्हेन आई वाज इन प्रगति, आई वाज द हाईएस्ट। मैंने 17, 18, 19, 20 एक महीने में मैंने किया था, क्योंकि मुझे था आई लव टू इंटरेक्ट विथ पीपल, सो दैट इज द थिंग। सर ये स्लाइड अच्छा मेरे को ही करना है। चलो अभी रियलिटी चेक करते हैं आपका। आप आपकी कंपनी में हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस सिचुएशन? एम्प्लॉय कॉल्स यू फॉर एवरी स्मॉल डिस्कशन। Raise your hand. हर छोटे छोटे चीज में एम्प्लॉय का कॉल आता है। बिजनेस स्टॉप व्हेन यू टेक लीव्स। टीम नीड्स कंस्टेंट सुपरविजन। यू आर बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव। ये अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने। उसके बाद व्हाई टीम्स बिकम डिपेंडेंट। क्या नहीं है हमारी टीम के पास जिस वजह से वो आप पे डिपेंड करता है। ये है पॉइंट्स। हम कितनों की कंपनी में पूरे स्टाफ को रोल क्लैरिटी है कि क्या करता है वो? आप में से किसी के पास है? हमें खुद को पता है कि व्हाट इज आवर रोल। जैसे यहाँ पर मैं देखूंगी बहुत सिंगल एंटरप्रेन्योर बैठे हैं। हमें खुद को पता है कि व्हाट इज आवर रोल एंड व्हाट वी आर सपोज टू अचीव। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हमेशा लगता है पता नहीं मैं ये स्टेप्स ले लूंगी मिस्टेक हो जाएगा, ये भी होती है। थर्ड होता है एक्सेशन माइक्रो मैनेजमेंट। पूरा पूरा बारीकी चाहिए, पूरा बारीकी। लेकिन कोई भी काम तो बारीकी नहीं ना। मेरे लिए जो बारीकी है उनके लिए वो नहीं हो सकता है। वो भी इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, वो भी एक है। नो डिफाइंड प्रोसेस। कंपनी में हमारा कोई प्रोसेस नहीं है, कैसे होगा, क्या काम होगा, कैसे। लैक ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम लीडरशिप। टीम पता नहीं क्या कर लेगा। टीम ने अगर गलती कर दी तो मेरा क्लाइंट कहाँ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिपेंडेंसी क्या है देखिए। फॉर द लीडर बर्नआउट, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, लिमिटेड बिजनेस ग्रोथ। टीम के लिए क्या है? टीम की कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बन पाता है और उनकी इनोवेशन आइडिया कुछ निकलते हैं। हर चीज के लिए तो उठ के आ जाते हैं मैनेजर के पास, सर बता दीजिए ये कैसे होगा। मतलब दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन एट ऑल। और पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जब कुछ डिसीजन लिए ही नहीं है, जैसे हम घर पे बच्चे को बोलते हैं तू यहाँ ऐसे स्टेप मत रखो, तो इंडिपेंडेंट हम बनाते ही नहीं तो वो डिसीजन कैसे लेंगे। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन स्लो एग्जीक्यूशन हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। इंक्रीज रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि आप नहीं हो तो ऑर्गेनाइजेशन तो चल ही नहीं सकता। और रिड्यूस स्केलेबिलिटी। आप स्केल नहीं कर सकते, अकेले कितना कर लेंगे हम। द बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए लोग, पीपल चाहिए। और पीपल भी ऐसा नहीं है किसी को भी लाके, जैसे लोग कहते हैं ना यार मेरा एक बेटा है उसको कहीं लगा दे, मैडम मेरा एक भतीजा है उसको कहीं लगा दो। अरे कहाँ लगाना है? लगाना कहाँ है? सो वी डोंट हैव दिस। और हमें पता भी नहीं है कि कैपेबिलिटी क्या है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होता है मेरे साथ। मैडम इस बच्चे को सब आता है और जब वो इंटरव्यू देना रहा, मैडम कंप्यूटर आता है बस आप थोड़े दिन सिखा देंगे तो मैं कर लूंगा। अगर भाई थोड़े दिन सिखाना है देन दैट इज नॉट एक्सपीरियंस पर्सन ना, यू आर ए फ्रेशर। नहीं नहीं मैडम मुझे कंप्यूटर तो चलाना आता है। सो हम सबसे पहले हमें पीपल पे फोकस करना चाहिए कंपनी के लिए। पीपल के बाद प्रोसेस। हम क्या काम करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रोसेस पे हम काम करेंगे। क्योंकि अगर आपका प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा ना, कोई भी आए वो चलेगा नहीं। हम कहते हैं ना जब किसी नए को हायर करते हैं और उसके बाद आ गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगा? आपका क्लियर केयर KPI होना चाहिए, आपका रेगुलर रिव्यू होना चाहिए उस पे, और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उनका। मैं ये स्टार्ट करने से पहले पूछूंगी रॉक करके, रॉक किसको पता है? कंपनी में रॉक होना चाहिए ROC के। वो कौन बता सकता है रॉक का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सब ध्यान से सुन रहा, नोट डाउन करना नहीं पता। I think it will raise opportunities. राइट हायरिंग, Right.
First R is right hiring. O is opportunity. C is clarity. K is KRA KPI. ये 4 चीज करके अगर आपने किसी को हायर किए हैं, KRA KPI, R means K is KRA KPI, ROCK, रॉक. तो कोई भी आए पहले ये रॉक होना चाहिए. अगर रॉक प्रॉपर है, ये हम सबसे पहले ना, ये जो पिलर है, हायर फॉर पोटेंशियल और नॉट जस्ट एक्सपीरियंस. हायर पीपल हो डेमोन्स्ट्रेट. आपको एक पोजीशन है, किस पोजीशन की कैसे सर आप कैसे हायरिंग करते हैं आपकी कंपनी में? हम तो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू. नहीं सर, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आप अगर एक मार्केटिंग वाले को हायर करेंगे तो आपका पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मार्केटिंग पर्सन के लिए? पहला तो ही शुड बी एक्सपीरियंस, जो सिमिलर जॉब, जैसे हमारी कंपनी है उससे सिमिलर जॉब कर रहा हो. इनसे भी पूछ. सर आ रहे. हाँ We have lot of- ओके. कन्वेंशन पहले हम होनी चाहिए. जेडी बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन. हाँ, नहीं सर के फ्लो को चलने दीजिए. मेरा हाँ तो ये है कि सिमिलर जॉब की हो, उसने हमारे जो हमारा काम है उसमें तो काम कर रखा हो. मेन तो ये रहता है हमारा experience. अच्छा सर, आपके हिसाब से First we prepare job description, right? We then go to the market, where we set up the interview and then take it forward. सर आपका? मैम अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो हाँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है. एक चीज सब जगह नहीं चल सकती. अगर हम प्रैक्टिकली देखें, आइडियली सिचुएशन तो बहुत बुकिश आप इससे ज़्यादा समझ सकते हैं. अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो वहाँ जेडी होता है, केपीआई होता है, केआरए होता है, तो उससे एक राइट फिट मैच करा जाता है क्वालिफिकेशन से, पर्सनैलिटी टाइप से, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, उसका कैसा, तो वो सब एक राइट मैच किया जाता है. और कौन मेरे बात की जवाब दे सकते हैं? मैम तो पहले लोग आते हैं फिर केपीआई बनता है. हाँ, सर आपके हिसाब से? Actually ऐसे ही. ये सारी चीजें करते ही हैं हम लोग. बेसिकली तो सबसे पहले तो जेडी चाहिए मैडम. जेडी के बगैर तो हायरिंग. मेरे को हाँ सर. corporate industry for 25 years and I used to hire organization. I'm from technical background, तो engineers हम hire करते थे. तो सबसे पहले job description. नहीं सर, मार्केटिंग की मेरा माई क्वेश्चन इज, वी आर गोइंग टू हायर ए मार्केटिंग पर्सन, सो व्हाट इज द स्टेप्स वी शुड फॉलो? यस मैम. मार्केटिंग के लिए स्पेसिफिकली मेरे पास एक ओपनिंग है मार्केटिंग की पोजीशन. आई हैव टू फिल दैट पोजीशन. मुझे क्या करना है? मैं अगर ये मार्केटिंग इन जनरल भी अगर मैं कोई भी पोजीशन के लिए हायर करूंगी, वन इज विलिंगनेस टू लर्न एंड द कैपेबिलिटी. मैडम मार्केटिंग, नाउ माय क्वेश्चन इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा क्वेश्चन है, अभी मैं एक मार्केटिंग के लिए हायर करूंगी तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज इज व्हाट? कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा होना चाहिए. मैं उसमें ये सजेस्ट करूंगा कि मैंने कंपनी का अपना टारगेट क्या लिया हुआ है, उस टारगेट के हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करके मैं कितने पे शॉर्टफॉल हो रहा हूँ, मेरे को कितनी मैन पावर चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उसके बेस पे मैं रूल्स और नहीं सर, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा होना चाहिए. देन आई विल लुक फॉर कैंडिडेट्स. सबसे पहले आप जैसे मार्केटिंग की मैं एक पोजीशन लूंगी तो मुझे सोचना है, आई नीड ए सीनियर मार्केटिंग पर्सन और ए जूनियर मार्केटिंग पर्सन. वो सबसे पहला है जिसके बेस पे वी हैव टू प्रिपेयर ए जेडी. आप जब इंटरव्यू लेंगे, कैंडिडेट की क्या क्या स्किल्स देखेंगे? Communication is the first thing. Confidence is the second. Confidence and communication. That is what is to be seen for marketing first. अगर communicate ही नहीं कर सकता तो marketing क्या करेंगे? ठीक है. और आउटिंग के लिए उसको होना चाहिए. और उसको बाहर का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मार्केटिंग के लिए. पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, लास्ट कंपनी में उसने कितना टारगेट अचीव किया है, वो मेजर फैक्टर है. वो फ्रेशर है तो उसके हिसाब से चलेंगे. सर मैं अगर किसी को मार्केटिंग के लिए हायर करूंगी, मैं उसको देखूंगी व्हाट इज हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स. मैं अगर पर्सनली हायर करूंगी तो माय फर्स्ट कंसर्न इज वेदर, जैसे मैडम ने बोला, कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए. सबसे पहला चीज चाहिए विलिंग टू लर्न. मुझे कोई भी कहता है
कि मैडम मुझे बंदे हायर करना है, आपको कैसे बंदे चाहिए? मैं कहती हूँ भाई जिसको ना सीखने की चाहत हो उसको भेज दो, उसको मैं सब सिखा दूंगी। लेकिन जो हर चीज में आर्ग्यू करे, ये ऐसा नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। और सेम इंडस्ट्री हो डिफरेंट इंडस्ट्री हो डजेंट मैटर। हमें लगता है कि सेम इंडस्ट्री में एडवांटेज है, बट हो सकता है कोई अदर इंडस्ट्री में, मतलब यू हैव टू जज द पीपल व्हेन वी आर हायरिंग। तो इसीलिए हायरिंग पीपल के टाइम सबसे पहले वो कितना ओनरशिप ले रहा है। मैं कह रही हूँ ऐड बना, उसने अपने मन से कितना बना के आपको दिखा रहा है कि ये देख लो, वो सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जो पूछते हैं ना, मुझे सबसे आपको कितना बढ़िया लगता है कि जब आपके स्टूडेंट मैंने कोई जूनियर पूछते हैं सर मेरा यहाँ ग्रोथ क्या है, कितनों को अच्छा लगता है ये क्वेश्चन? बहुत लोगों को ये क्वेश्चन बुरा लगता है, बहुत एंटरप्रेन्योर को बुरा लगता है। अच्छा 6 दिन हुए आए नहीं है, ग्रोथ पूछ रहा है। अरे बॉस वो अगर ग्रोथ करेगा तो आप भी तो ग्रोथ करेंगे। सो फॉर दैट रीजन हम सबसे पहले ओनर हायर पीपल हु डेमोन्स्ट्रेट में ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? इंटीग्रिटी मस्ट। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। और लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी फ्रॉम होम? अपनी प्रोसीजर्स। लर्निंग एबिलिटी फ्रॉम एवरीवन। मार्केट से भी कुछ लर्न कर सकता है, अपने स्टाफ से भी लर्न कर सकता है, जूनियर से भी कुछ। क्योंकि कुछ लोग जब सीनियर आते हैं उनको लगता है अच्छा ये 6 महीना कल का है, ये मुझे सिखाएगा। बट हमें अगर ये एटीट्यूड नहीं है ना कि चल सकते हैं सबके साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड और अकाउंटेबिलिटी, अपने रोल के लिए वो खुद अकाउंटेबिलिटी हो। दूसरा टॉपिक है हमें क्या अवॉइड करना चाहिए कंपनी में हायरिंग के टाइम। बॉस मैं वो क्लाइंट के लिए नहीं हायर करती हूँ जिसका कॉल आता है मैडम मेरे को ना 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, कल लाइन अप कर दीजिए। आई नेवर एवर वर्क विद दिस काइंड ऑफ पीपल। उनको खुद को नहीं पता है वो चाहते क्या है। उनको जब हम कहते हैं कि सर मेरे रिक्रूटमेंट टीम से ना फोन आएगा, नहीं नहीं मैडम जेडी कह रहे के बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है मैडम, अभी तो हमने आप सीरियस भेज दीजिए हम देख लेंगे। नेवर हायर ए पर्सन लाइक दिस। देखिए जैसे कहते हैं ना मैडम काम नहीं हो रहा है, काम बंद है। कुछ बंद नहीं होता है। मैं अपने लाइफ में एक पॉलिसी बहुत बिलीव करती हूँ, किसी के घर में माँ बाप के डेथ हो जाते हैं, बच्चे पलते हैं नहीं पलते? आपने जब कंपनी क्रिएट किए थे क्या उसी एम्प्लॉय के बेस पे ही कंपनी क्रिएट किए थे क्या? अगर नहीं किए थे तो वो अगर 4 दिन 6 दिन बाद हायरिंग होगा, कौन से आफत आ रहा है कंपनी में? कुछ भी आफत नहीं आता है। वो हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी एंजाइटी होती है। तो लास्ट मिनट हायरिंग ओनली बेस्ड ऑन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डोंट डू दैट। जो कहते हैं ना मेरी रिश्तेदार को जरा लगा दे, वो तो कभी नहीं करनी है। मैंने आपने रिश्तेदारों को तो लगा दिए, ना उसको बोल पाते हो भाई तू निकल, ना उसको रख पाते हो, ना उसके परफॉर्मेंस पे किसी से बात कर सकते हो क्योंकि वो तो आपके रिश्तेदार है। तो ऑलवेज अवॉइड ये 2 जो चीज है। सेकंड है आप जिस पोजीशन को जिस पर्पस के लिए ले रहे हो आपको पर्पस की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ आपके पास अगर आपकी विजन की क्लैरिटी नहीं है, आपकी सर टीम है जिन्होंने विजन पे हाथ खड़े किए थे, आपकी टीम की भी विजन आपने बनाए है, टीम की भी विजन बोर्ड है क्या क्या? सर मैं हर साल 1 अप्रैल से पहले मेरी कोर टीम के साथ बैठती हूँ और मैं सबको एक सवाल पूछती हूँ कि क्या तनख्वाह चाहिए 2026 पे। मैंने मेरा 27 अप्रैल में मैनेजर्स उनकी टीम अपने अपनी सैलरी डिसाइड करके बैठे हैं। वो कैसे अचीव करेंगे? कंपनी अगर ग्रोथ नहीं करेगी तो वो कैसे अचीव करेंगे? तो हम हमेशा जैसे अभी 26-27 के लिए हमने टारगेट ले रखा है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एचओडी ने अपना टारगेट लिया है, मैंने अपना टारगेट लिया है, टीम भी अपना टारगेट लिया है। तो इसीलिए जॉब की पर्पस की क्लैरिटी होनी चाहिए,
इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी होनी चाहिए। वो आपको ये जवाब नहीं दे सकता है, सर आपने तो मीटिंग पे था, मैंने 3 बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया तो मैं घर चला गया। थर्ड चीज है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप कैसे यूज होता है, किसी को कोई आइडिया है? अगर आप किसी नए एम्प्लॉय को हायर किए और फर्स्ट दिन से उसको बता दे कि ये तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये तुम्हारे केआर है, इस केआर के बेस पे ये आपका केपीआई है और इस केपीआई के बेस पे हम आपको स्कोर देंगे, तो आप पहले मंथ से एम्प्लॉय को इवेलुएट कर पाएंगे। तो 3 महीना 6 महीने के बाद सडनली उसको भी सदमा नहीं लगेगा और आपको भी सदमा नहीं लगेगा, पता नहीं ये कुछ कर ही नहीं रहा। फिर उसके बाद आके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी में क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है? सर आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कैसी है कंपनी में? रिपोर्टिंग तो वो हमें करता है सीधा, वो जो हमारे मैनेजर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैनेजर को रिपोर्टिंग करता है। कैसे करते हैं रिपोर्टिंग? और वो रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब किस लेवल पे आपका स्केल अप हो के आपके पास फाइनल रिपोर्ट आता है। ये तो भाई वैसी होती है, हमारी तो मैनुअली होती है सारी। फाइनल लेते हैं। और किसका? टीम का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप तो बने हुए हैं हमारे, 11 डेली इस पे आते समय और जाते समय डालते हैं। ग्रुप तो हमारा ही बना हुआ है, ग्रुप तो हमारा। आप राहुल जैन कर रखे हैं क्या? राहुल ओके, आप खुद राहुल जी है। ओके। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कितनों के आपके ऑफिस में कौन आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं? मैनेजर पूरा फ्री होल्ड है, इंडिपेंडेंट है वो लोग? मेरी रिक्रूटमेंट टीम के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो कॉल ले सकते हैं कि इस क्लाइंट को हम बोर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। फिर आपका आ गया, इसका मतलब नो क्लैरिटी इज इक्वल टू नो अकाउंटेबिलिटी। फिर आ गया हम बिल्ड सिस्टम दैट एवरीवन कैन फॉलो। एसेंशियल सिस्टम, आपकी कंपनी में क्या क्या सिस्टम होनी चाहिए, वो प्रॉपर हो, एसओपी बनी हुई हो, एम्प्लॉय की प्रॉपर चेकलिस्ट हो। क्योंकि मैं अभी अगर एक नया एम्प्लॉय आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रही हूँ और आप मुझे पूरा प्रॉपर चेकलिस्ट दे रखे हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, तो क्लैरिटी ऑफ रोल आ गया। तो उसकी बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है ट्रेनिंग मॉडल्स। आप मुझे बताइए, आप लोग साल में कितना कितना पैसा ट्रेनिंग में स्पेंड करते हैं? कौन कितना स्पेंड करता है? ये पूरा लास्ट ईयर में 25-26 में किसने कितना ट्रेनिंग में स्पेंड किया है? कोई 2 जन हाथ ऊपर करके मुझे बताए। सर आपने लास्ट ईयर कितना स्पेंड किया? 50,000। और आपकी टीम के लिए कितना आपने ट्रेनिंग में स्पेंड किया? टीम के लिए क्या क्या? मैं तो यही करता रहता हूँ, हाँ। और टीम के लिए? हर महीने हमारे ओके। और टीम के लिए 50,000। 50,000। और कोई? मैं लास्ट ईयर अपने ट्रेनिंग पे खुद पे मैंने 12 लाख खर्च किया है। बहुत बढ़िया। और हर साल का मेरा टारगेट है टीम पे कम से कम एक ही पर्सन को 1 साल में ट्रेंड करूंगी। वो नहीं सोचना है कि वो रहेगा जाएगा, रहेगी जाएगी, इट डजंट मैटर टू मी, बट जब तक वो स्केल अप नहीं होगी ना, हम स्केल अप नहीं होंगे। तो ट्रेनिंग इज द मेजर चीज। और मैं जब 2001 में व्हेन आई वाज वर्किंग विद बिकानो, मेरी डायरेक्टर, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम, और हर 6 महीने में मुझे कहते थे गिरिजा तू जाके एक ट्रेनिंग करके आ, कुछ भी टॉपिक ले और तू सीख के आ, और पूरा जो 10 आउटलेट है हमारा, हर आउटलेट के स्टाफ को तू ट्रेनिंग दे। और उसके बाद रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। आप लोगों में से किसके पास एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग की फॉर्मेट है जिसमें आपको पता चलता है हर मंथ आपने कितना बिजनेस किया? किस किस के पास है? और आगे का प्लान क्या है? अगले महीना मेरा टारगेट क्या है, उससे अगले महीना मेरा टारगेट है, उसके स्ट्रक्चर किसके पास है? आपके पास है। वेरी गुड। और
देखिए हम इतने एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, हमें खुद को नहीं पता व्हाट इज माय विजन फॉर दिस ईयर, व्हाट इज माय टारगेट फॉर दिस ईयर, तो हम अचीव कैसे करेंगे, अफर्मेशन कैसे लेंगे उसके लिए। फिर आ गया प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट का मतलब इफ यू आर हैविंग ए टीम, कोई भी न्यू पर्सन आए उसको पता होना चाहिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, कल यहाँ, इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ जाएगा, इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ जाएगा, इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ। मैडम टाइम हो गया है क्या, घंटी बज रहा? ओके फिर उस हिसाब से, अब ज्यादा नहीं है। बिल्ड अकाउंटेबिलिटी कल्चर। अकाउंटेबिलिटी कल्चर कैसे आएगा? हर बंदा एक सुबह आपके पास एक स्टोरी लेके आता है, मैडम मैं ना ये काम कर लेती, उसने ऐसे किया,